नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रोमांस स्वाद के दूसरे वीडियो में। ये लेक्चर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राफ्ट ऑफ मेडुसा पेंटिंग कैसे बनी, उसका टॉपिक क्या था, उसके आर्टिस्ट कौन थे और किस तरीके से राफ्ट ऑफ मेडुसा पेंटिंग जो है वह पूरे रोमांसवाद की अकेली ऐसी पेंटिंग बन जाती है जिसके आधार पे हम रोमांसवाद के होल कॉन्सेप्ट को, विजुअल आर्ट के आर्ट मूवमेंट को समझ सकते हैं। पहले वीडियो में हमने बातचीत करी थी कि जो रोमांसवाद था वो एक तरह का अपोजिशन था, एक अपोजिशन आर्टिस्टों का था जो नवशास्त्रीवाद के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसका अपोज कर रहे थे। इसको अगर हम मोटा मोटा समझें तो रोमांसवाद जो है वो नवशास्त्रीवाद के जो मेन जो मुख्य बिंदु थे, जैसे कि जो कंट्री होती है सबसे आगे होती है, जो राजा होता है वो सबसे सुप्रीम होता है। नेपोलियन को जैक लुई डेविड ने बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पेंटिंग्स में बनाया है और उसको एक सिंबलाइज किया गया है कि नेपोलियन जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ सही है। तो जो राजा है वो क्या हमेशा सही होता है? ये तो नहीं हो सकता, कई बार वो गलत होता है। लेकिन इसकी इतनी परफेक्ट पिक्चर बना दी गई नवशास्त्रीवाद में कि जो प्रशासन है, जो राजा है, जो राज्य है, जो कंट्री है, जो देश है, वो हमेशा जो भी निर्णय ले रहा है वो जनता के हित में है। फ्रेंच एकेडमी में भी जो जैक लुई डेविड की जो तानाशाही थी, उस तानाशाही में उनका एक ही मैसेज था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ फ्रेंच समाज के लिए, कला के जगत में जो परिवर्तन ला रहा हूँ वो सब भलाई के लिए, वही सब कुछ सही है। एक ग्रांड कैनवस पे हम देखेंगे तो सब कुछ तो सही नहीं है। कलाकार तो स्वतंत्र होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से बना सकता है, दिखा सकता है। लेकिन नवशास्त्रीवादी इतनी ज़्यादा जकड़न आ गई थी उस समाज में कि कलाकार छटपटा रहा था अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, और इन्हीं बातों को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका एक घटना ने दिया। वो घटना थी मेडुसा नाम के एक जहाज़ के डूब जाने की। अब इसकी कहानी क्या है? वो जो समाज था उस समाज में क्या था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है कि जो फ्रांस था और ब्रिटेन थे, ये इनके बीच में आपस में एक रिवेंज चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज़ को लेके। ऐसे ही अफ्रीका के उत्तरी छोर पे कुछ आइलैंड्स खोजे गए और उन आइलैंड्स पे कौन सा कंट्री अपना सबसे पहले कब्जा शो करे। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में ये होड़ लगी हुई थी। दोनों ने अपने बेड़े भेजे। बेड़े में फ्रांस की तरफ से 3 जहाज़ थे। उन जहाज़ों में से एक जहाज़ था मेडुसा। अब मेडुसा जो नाम है ये ग्रीक मैथोलॉजी की एक कैरेक्टर है, उसका नाम है, जिसके बारे में कभी हम फ्यूचर बात करेंगे। तो मेडुसा नाम का जहाज़ अपने बाकी 2 साथियों के साथ में करीब 400 लोगों को लेके वहाँ पे जा रहा था। अभी 400 लोग थे कौन? कॉलोनीज़ जो होती हैं वहाँ पे जो लोग बसाए जाते हैं वो लोग होते हैं जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी शासन प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती। वो मजदूर होते हैं। समाज के सबसे लोअर लेवल के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग, उनको ज़बरदस्ती ग्रैब किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनसे कॉलोनीज़ में ज़बरदस्ती एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनको वहाँ पर ले जाके बसाया जाता है। इसमें अपराधी होते हैं, छोटे गाँव के किसान होते हैं, जो लोग जिनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाता है, जो कर्ज चुका नहीं पाते, ऐसे किसान होते हैं। उन सबको लेते हैं और दूसरे कोई आइलैंड है या कोई कॉलोनी किसी कंट्री में जाके बसानी है, वहाँ पे अपने लोगों का टैग लगा के वहाँ पे उनको बसा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के ही तहत जो कुछ आइलैंड्स खोजे गए थे जो नॉर्थ अफ्रीका के आसपास थे, वहाँ पे एक फ्रेंच कॉलोनी बसाई जानी थी और उस फ्रेंच कॉलोनी के लिए इन 3 जहाज़ों में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भरा गया ज़बरदस्ती, उनकी इच्छा के विरुद्ध, और उनको ले जाके वहाँ पे बसाने की प्लानिंग थी। ये जो मेडुसा नाम का जहाज़ था, इस जहाज़ पे जो कैपेसिटी थी वो केवल 250 लोगों के आसपास की थी और उस पर ज़बरदस्ती करीब 400 लोगों को वहाँ पे ज़बरदस्ती ठूस के भरा गया कि इनको लेके जाओ और वहाँ पे उनको बसाना है। खैर, पूरी जर्नी में जब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे तो अनफॉर्चुनेट कंडीशन, ये कुछ रीज़न्स की वजह से जो मेडुसा नाम का जहाज़ था ये अपने बाकी 2 जहाज़ों से अलग हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, डूबने लगता है। अब ये जहाज़ का जो कैप्टन था ये राज परिवार से संबंधित था और राज परिवार से संबंधित होने के कारण उस पर जिम्मेदारी थी बाकी जितने भी जाने हैं उस जहाज़ को उससे बचाने की। तो उन्होंने इसकी कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो समाज के निम्न वर्ग के लोग थे।
उन्होंने उनको जहाज़ डूब रहा था, जहाज़ के कुछ पोर्शन को तोड़ के एक बेड़ा बनाया गया और उस बेड़े को समंदर में उतार दिया और बाकी लोगों को ज़बरदस्ती उस बेड़े पे उतार दिया गया कि भाई आप इस पर बैठ जाइए। जो लाइफ बोट थी, लाइफ बोट पे जो राज दरबार का जो कैप्टन था वो बैठ गया और जो जितने भी धनी और जो सुप्रीम पावर वाले पर्सन्स थे उस पूरे जहाज़ पे, वो उस लाइफ बोट में आ गए। प्लानिंग ये थी कि इस बेड़े को लाइफ बोट के साथ में बांध दिया जाएगा और लाइफ बोट के पीछे पीछे ये जहाज़, ये जो बेड़ा है, चलता हुआ चला जाएगा और सब लोग बच जाएंगे। क्योंकि करीब करीब 250 से ज़्यादा लोग, 146 लोग के आसपास इस बेड़े पे लोग थे, तो 146 लोगों के वेट के कारण ये बेड़ा जो था काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था, हैवी हो गया था। जैसे जो लाइफ बोट थी, लाइफ बोट की स्पीड बहुत स्लो हो रही थी। तो फिर क्या किया गया कि जो जहाज़ का कैप्टन था उसने बहुत ही इसको आप बोलेंगे निर्मम एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया। उन्होंने बोला कि रस्से को काट दो और इस पूरे बेड़े को समंदर में छोड़ दो। यानी कि 146 लोग जो उस बेड़े पे थे, उन सबको उनके भाग के भरोसे फ्रांस की सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी जो राज परिवार से संबंध रखता है, उसने समंदर के हवाले कर दिया। अब ये जो 146 लोगों का बेड़ा था, ये जो राफ्ट थी मेडुसा नाम के जहाज़ की, ये समंदर में करीब 15 दिन तक इधर उधर घूमती रही। अब इसमें 15 दिन तक कोई खाने का सामान पास में नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, तो करीब करीब आधे से ज़्यादा लोग मर गए और करीब 16-17 लोग बचते हैं 15 दिन के बाद में। तो अब ये जो 15-16 लोग जिंदा बचे हैं, ये क्या है, इनकी कंडीशन क्या है? क्योंकि जो फैमिली के लोग थे, बॉडी बच गई हैं, अब ये 15 दिन से खाने के लिए कुछ मिला नहीं है, तो ये जो बेड़े के लोग थे ये अपने ही साथियों के मांस को काट काट के खाने लगे, जो डेड बॉडीज़ थी। कुछ फैमिली के लोग जो अब जिनका कोई बेटा मर गया, जब इस पेंटिंग को आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एक्चुअल पेंटिंग है, ये राफ्ट ऑफ मेडुसा पेंटिंग है। इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारी लाशें हैं जो सड़ी गड़ी हालत में इस बेड़े के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इन लाशों को जो जिंदा बचे लोग हैं उन्होंने जानबूझ के फेंका नहीं, क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं, पीने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने लाशों को कब्जा कर लिया कि ये मेरी लाश है। अब उसका जो मांस है वो उसको काट के सुखाने लगे, सुखा के वो खाने लगे, क्योंकि पता नहीं था कि कितने दिन तक हमें समंदर में रुकना है। और छीना झपटी चल रही थी, जो लोग जिंदा हैं उनको ज़बरदस्ती मारा जा रहा था कि भाई ये मर जाएगा तो फिर भोजन जो है वो बच जाएगा, इसका भोजन हम खा लेंगे। पूरी तरह से जो इंसान था उस बेड़े के ऊपर आदिम पशुओं के समान व्यवहार करने लगा। किसका कारण? उस जहाज के कैप्टन के कारण, जो उस राज परिवार का एक मेंबर भी है। खैर, इस पूरी जो मौत का तांडव था, इसमें एक पेंटिंग है, इसमें एक जब डीप हम बात करेंगे तो इसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है, एक ऐसा बुढ़ा है जो अपने जवान बेटे की लाश को पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे बेटे की लाश को कोई दूसरा जो साथी है वो कहीं खींच के ना ले जाए, इसके मांस को खा ना जाए। तो इस तरह की अब हिंसक प्रवृत्ति, या इसको आप क्या बोलेंगे, वो उस पूरे मेडुसा के बेड़े पे चल रहा था। लाशें सड़ रही थी, उनके खून को, भाई पानी था नहीं पीने के लिए, तो ज़बरदस्ती इंसानों को मार के उनका खून पिया जा रहा था कि भाई प्यास बुझ जाए। तो ये जो निर्ममता चल रही थी, ये जो मौत का तांडव चल रहा था, ये किसी को नहीं पता था। करीब 15 दिन के आसपास ये पूरी राफ्ट जो है भटकते भटकते किस तरीके से बचाई जाती है। जब ये बचाई जाती है तो करीब इसके अंदर करीब 15 लोग ही बचे होते हैं। 146 में सिर्फ 15 लोग बचे होते हैं। अब ये जो 15 लोग हैं, ये जो कहानी आके बताते हैं कि फ्रांस की जो कैप्टन था, जो फ्रांस की सरकार का कैप्टन था, जो राज परिवार से संबंधित था, या जो कैप्टन के दूसरे पावरफुल पर्सन्स थे, उन्होंने किस तरीके से इनको समंदर के हवाले छोड़ दिया मरने के लिए। ये बात जब फ्रांस में पहुंचती है, फ्रांस की जनता को पता लगती है, तो फ्रांस की जो सरकार है वो इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। दबाने की इसलिए कोशिश करती है क्योंकि उससे किरकिरी हो रही होती है, क्योंकि जनता ने तो फ्रांस की सरकार पे भरोसा किया और अपने साथियों को इसलिए भेजा कि भाई फ्रांस की सरकार जो है इनकी रक्षा करेगी, इनको खाने के लिए देगी, उनको अच्छे से इस्टेब्लिश करेगी।
बल्कि ये तो इसका तो जस्ट उल्टा हुआ। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इन सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। तो फ्रांस की सरकार इस मामले को बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी। जब इस घटना के बारे में जेरिकॉल्ट को पता लगता है, जेरिकॉल्ट बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस टॉपिक इस कहानी को सिर्फ कहानी नहीं बतानी है, हमें जो नवशास्त्रीवादी जो एक रिचुअल्स है, नवशास्त्रीवादी जो नियम है जिसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्र होता है, जो कंट्री होती है, वो सर्वोपरि होती है, लेकिन इसी कंट्री का तो एक ये भी तो चेहरा है जिसमें जो अपनी ही जनता के लोगों को वो मरने के लिए छोड़ आ रहा है। तो हम इस बात को क्यों ना बताएं। ये जो कहानी कहने का तरीका है, ये जो सत्य कहने का तरीका है, यही रोमांसवादी तरीका है। और राफ्ट ऑफ मिर्सा पेंटिंग इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करती है। जेरिकॉल्ट ने इसके लिए जब ये कहानी सुनी तो उसके बारे में जो लोग बच गए थे उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद में जब उनको उस राफ्ट के ऊपर, उस बेड़े के ऊपर जो मौत का तांडव हुआ उसके बारे में सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और वो उसको बनाने का निर्णय करते हैं। फिर उसके लिए उनको स्टडी करना पड़ता है। स्टडी के लिए वो जो भिखारी होते हैं, जो पागल होते हैं, गलियों में जो भिखारी हैं जो बिल्कुल मरने की कंडीशन में, उनकी जाके उनसे स्टडी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। जो लावारिस लाशें होती हैं उनको वो स्टडी करते हैं। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि कई 5 से 7 जो हेड थे वो उसको अपने सर, जो लावारिस लाशें होती हैं उनके अंगों को अपने घर पे रखते हैं, और सड़ी हुई लाशें किस तरीके से दिखती हैं, किस तरह से उनके फेशियल एक्सप्रेशन सड़ने के बाद में बदलते हैं, उसको वो स्टडी करने लगे। और जिसकी शिकायत उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने भी करी कि भाई ये तो जो आर्टिस्ट है तो क्या पागलपन कर रहा है। और इस तरीके से उन्होंने इन भावों को समझा, आत्मसात किया, और उसके बाद इस पेंटिंग का निर्माण हुआ। तो बच्चों ये बात समझने वाली होती है कि किसी भी पेंटिंग का निर्माण, किसी भी कंपोजिशन का निर्माण ऐसे ही हवा में नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे इस पेंटिंग की एक आत्मा होती है, एक सोच होती है, और उस सोच को आर्टिस्ट अपने तरीके से अपनी पेंटिंग में दर्शाता है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए जेरिकॉल्ट ने पहले एक छोटे फ्रेम पे इसको बनाया, और जब वो संतुष्ट हो गए तो फिर उन्होंने एक बड़े साइज़ पे इस पेंटिंग को बनाया। इस पेंटिंग का जो एक्चुअल साइज़ है करीब 16 × 23 फीट के आसपास है। एक्चुअल में ये पेंटिंग जो है वो लूव्र, फ्रांस का जो लूव्र म्यूज़ियम है वहाँ पे लगी हुई है। इसको अगर आप कभी मौका मिले तो आप अगर फ्रांस जाते हैं तो लूव्र म्यूज़ियम में विज़िट करेंगे तो आपको ये पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। राफ्ट ऑफ मिर्सा पेंटिंग का अगर कंपोजिशन देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये 2 पिरामिडिकल कंपोजिशन के फॉर्म में दिखाया गया है। एक रेड कंपोजिट पिरामिड आप देख सकते हो पेंटिंग में। ये जो आपके बेड़े का मस्तूल है, मस्तूल एक बीच में खंबा होता है जिस पे हम जो कपड़े होते हैं जिससे हमारी नाव मूव करती है, इसको पाल बोलते हैं, वो लगाया जाता है। तो मस्तूल से एक बनने वाला एक रेड पिरामिड है। एक ये कंपोजिशन इस तरीके से है। एक दूसरा कंपोजिशन है येलो कलर का, और इसमें आप एक सर्किल देख रहे हो। यहाँ पे अगर आप पेंटिंग को बहुत जूम करके देखेंगे, जो कभी हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में हम बाकायदा डिस्कशन भी करेंगे, तो वहाँ पे एक मदद के लिए दूसरा जहाज़ आ रहा है, उसको दिखाया गया है। येलो पिरामिड के जो टॉप पे एक बंदा है, जो एक कैरेक्टर है, वो एक दास है, ब्लैक कलर के आदमी को दिखाया गया है। ऐसे जो लोग थे, अफ्रीका के लोग थे जिनको फ्रांस में लेबर या दास के रूप में रखा, स्लेव के रूप में रखा जाता था, वो वहाँ से कपड़ा दिखा के मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तो जेरिकॉल्ट ने इस आदमी को ऊपर इसलिए दिखाया कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि समाज का जो सबसे नीचे का आदमी है, क्योंकि लोअर वर्ग, लोअर कास्ट या लोअर वर्ग तो फ्रांस में पहले से था, लेकिन इनसे भी नीचा एक वर्ग था जो दासों का था, जो स्लेव्स का था, वो यहाँ पे लीड कर रहा है वो अपने लोगों को बचाने के लिए। तो ये एक बहुत ही सोशल रूप से मैसेजिंग पेंटिंग है, जो ये दिखाती है कि जो सर्वाइवल है, जो जीने की इच्छा शक्ति है, वो एक लोअर से लोअर जो पर्सन है उसके अंदर भी वही होती है जो समाज के उच्च वर्ग में होती है, और वो सबको लीड कर रहा है, आगे की ओर लेकर जा रहा है।
और दूर जो एक सर्किल में आप एक पॉइंट है ज़रा सा दिख रहा है, जो एक्चुअल में आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कभी पेंटिंग को जूम करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। दूर एक छोटा सा जहाज़ है जिससे ये कपड़ा हिला के हेल्प मांग रहा है। तो ये पूरी पेंटिंग इतनी इंटेंस है, इतने भावों की तीव्रता के साथ में बनाई गई पेंटिंग है, जिसको देखने के बाद में जब ये पेंटिंग बनकर तैयार होती है तो फ्रांस के समाज में एक भूचाल सा आ जाता है और उनके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं, जो कंट्री है, जो राष्ट्र है, वो हमेशा सही नहीं हो सकता। वो वैसा ही है जैसे समाज के अन्य लोग हैं, समाज के अन्य वर्ग हैं, वो भी गलतियां कर सकता है। और रोमांसवाद इस पेंटिंग के साथ में नवशास्त्रीवाद के उन बंधनों को तोड़ देता है जो कलाकारों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि आप उन्हीं विषयों को चुनेंगे जो समाज के लिए हितकर होंगे, जो राज्य के लिए हितकर होंगे, जो राष्ट्र के लिए हितकर होंगे, जो देश के लिए हितकर होंगे। आप ऐसे पेंटिंगों को नहीं बना सकते जो राज्य के विरुद्ध जा रही हैं। इस पेंटिंग ने फ्रांस की सरकार के बिल्कुल विरोध में खड़े होकर रिप्रेजेंटेशन किया कि हाँ, यहाँ पे फ्रांस की सरकार की गलती है। इसकी जो कलर स्कीम है, ब्राउनिश कलर स्कीम, ये बिल्कुल भी नवशास्त्रीवादी जो वेनिस के रंग या वेनिस की कलर स्कीम है उससे बिल्कुल विपरीत थे। तो इस तरह जो नवशास्त्रीवाद है, इसके अपोज में ये जो अकेली पेंटिंग है, ये रोमांसवाद को रिप्रेजेंट करती है। इस पेंटिंग को थियोडोर जेरिकॉल्ट ने बनाया था, जिसको हम केवल जेरिकॉल्ट भी बोलते हैं। और जेरिकॉल्ट बहुत कम उम्र में, करीब 33 की एज में ही एक्सपायर हो जाते हैं। इनका जन्म जो होता है 26 सितंबर 1791 के आसपास होता है और ये इनकी जो डेथ है वो 26 जनवरी 1824 में होती है। जेरिकॉल्ट का जो बर्थ था वो फ्रांस में ही होता है। नॉर्मंडी एक शहर है, उसके पास में एक रूइन नाम की जगह है, वहाँ पे होता है। और बचपन में ये पियरे ग्वेरे करके एक आर्टिस्ट होते हैं जो बेसिकली न्यू क्लासिसिज्म टेक्निक में काम करते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं और उनसे ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो विधिवत शिक्षा होती है वो लेते हैं। जेरिकॉल्ट बचपन में पीटर पॉल रूबेंस और माइकल एंजेलो, इन दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। वो जब लूव्र म्यूज़ियम जाते हैं तो वहाँ पे इनकी पेंटिंग्स लगी होती हैं, इनको देखते हैं, रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स को वहाँ पे देखते हैं और इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। राफ्ट ऑफ मिर्सा जो जेरिकॉल्ट का पूरी जर्नी है लाइफ की, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। और राफ्ट ऑफ मिर्सा अकेली ऐसी पेंटिंग है जो जेरिकॉल्ट को इस्टेब्लिश करती है एक मैच्योर आर्टिस्ट की तरीके से। लेकिन फ्रांस की सरकार इस पेंटिंग के अगेंस्ट में बहुत सारा बंधन लगाती है। फिर जो फ्रांस का उच्च वर्ग है उसको भी इस पेंटिंग में वो बात नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें समाज के उस वर्ग की आवाज़ को उठाया गया है जो उनसे नीचा है। तो इन सारी बातों से थोड़ा सा नाराज़ होकर, थोड़ा सा निराश होकर जेरिकॉल्ट होते हैं, वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में अपनी इस पेंटिंग को दोबारा वो दिखाते हैं लोगों को और वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। वो कुछ समय तक इंग्लैंड में रहते हैं, कांस्टेबल से मिलते हैं और कांस्टेबल की जो कलर स्कीम है उसमें बहुत सारा काम करते हैं। जेरिकॉल्ट का एक योगदान और है, उन्होंने एज ए सब्जेक्ट हॉर्सेस को चूज़ किया है। ये भी रोमांटिसिज्म में या रोमांसवादी विचारों को रिप्रेजेंट करने वाला एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एनिमल्स को एज ए कॉन्सेप्ट, एनिमल को उन्होंने एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया और बहुत ज़्यादा बनाया है। वो इंग्लैंड से लौटते हैं और करीब 2 साल फ्रांस में रहते हैं और फिर एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन में इनकी डेथ हो जाती है 1824 के आसपास, 33 साल की उम्र में। तो जो जेरिकॉल्ट हैं, थियोडोर जेरिकॉल्ट, जिसको हम जेरिको भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही छोटे जीवन में रोमांटिसिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं और उस इस्टेब्लिशमेंट में एक पेंटिंग को बनाते हैं जिसको हम राफ्ट ऑफ मेडुसा बोलते हैं। राफ्ट ऑफ मेडुसा एक तरह का एक टाइट स्लैब है जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के अगेंस्ट में एक गलत काम किया था, उसको वो जेरिकॉल्ट अपनी पेंटिंग में इस तरीके से दिखाते हैं कि निम्न वर्ग की वो सारी जो भावनाएं हैं, जो मार्मिक भावनाएं हैं, वो दिखती हैं, उनके संघर्ष को दिखाते हैं और इस तरीके से रोमांटिसिज्म को
विजुअल आर्ट, जिसको हम एक रोमांटिक आर्ट मोमेंट बोलते हैं, उसमें इस्टेब्लिश किया जाता है। बाद में योगेंद्र दे लाकरा ने इसी मोमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। उनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में हम जो तीसरा और आखिरी वीडियो है उसमें बातचीत करेंगे। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इन फ्यूचर राफ्ट ऑफ मिर्ज़ा के ऊपर एक हम डीप वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर और उसके डीप कंपोजिशन के बारे में बातचीत करेंगे। तब जाके राफ्ट ऑफ मिर्ज़ा की बात पूरी कंप्लीट होगी। यहाँ पे बस एक शॉर्ट फॉर्म में हम राफ्ट ऑफ मिर्ज़ा और जेरी कॉल्ट का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे आपको एक बेसिक समझ हो जाए कि यहाँ रोमांटिसिज्म में राफ्ट ऑफ मिर्ज़ा या जेरी कॉल्ट का योगदान क्या है। तो फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।